हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 11वीं विषय आपका अर्थशास्त्र का पेपर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इसका संपूर्ण उत्तर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग दोस्तों, इसका समय 3 घंटे दिया गया है, पूरा अंक 80 अंक है। तो आज की इस वीडियो में इसका फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सभी प्रश्न आपको हल करके आना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 32 अंक के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे और आप लोग इसको देख सकते हो, ये इस प्रकार का आपका दिखने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न नंबर हमारा पहला पूछा गया, इसमें प्रश्न नंबर पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। 6 अंक के आपके यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इसमें हमारा पहला जो पूछा गया है यहाँ पर, सही विकल्प में जब आप वस्तुओं को क्रय करते हैं तब आप निम्न में से क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हम इसका लगाएंगे आवाला यानी उपभोक्ता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर है जो हमारा, भारत में पहली जनगणना के निम्न निम्न वर्ष में हुई थी, किस वर्ष में हुई थी पहली जनगणना। तो इसका करेक्ट आंसर इसका हम लगाएंगे यहाँ पर वर्ष 1951 में हुई थी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बा वाला। इसके बाद है हमारा राष्ट्रीयता के आधार पर वर्गीकरण है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हम यहाँ पर लगाएंगे बा वाला, क्या लगाएंगे, गुणात्मक वर्गीकरण। इसके बाद है हमारा चौथे नंबर का, गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त औसत है। तो इसका चौथे नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका वा यानी कि मध्य का। इसके बाद है टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पांचवे का, यहाँ पर हम लगाएंगे वो हो जाएगा आपका बा यानी कि यहाँ पर 1905 में। इसके बाद है हमारा जो छठवें नंबर का है, क्या पूछा गया है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें बाजार मांग एवं पूर्ति शक्तियों पर निर्भर होता है। तो छठवें का करेक्ट आंसर यहाँ पर हम लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसका हमारा हो जाएगा यहाँ पर आ वाला करेक्ट आंसर लगा लेंगे आप लोग छठवें का। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये भी हमारे यहाँ पर 6 अंक के पूछे गए हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। यहाँ पर हमारा है नेक्स्ट प्रश्न, रिक्त स्थान। तो यहाँ पर है पहला, इसमें शोधकर्ता द्वारा संग्रह किए गए आंकड़ों डॉट डॉट आंकड़े कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर मैं नोटबुक पर आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो पहला है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, पहले का हो जाएगा प्राथमिक आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे। इसके बाद है दूसरा आपका, आंकड़ों को समय के आधार पर वर्गीकरण डॉट डॉट वर्गीकरण कहा जाता है। तो इसका आपका हो जाएगा, दूसरे का करेक्ट आंसर लगाएंगे यहाँ पर हम, इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे यहाँ पर हम काल, ठीक है, काला नु क्रमिक, ठीक है, सॉरी यहाँ पर काला क्रमिक वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको एक बार चेक कर लेना क्योंकि यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए। तो आयत चित्र एक डॉट 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 आरेख है। तो इसका करेक्ट आंसर जो तीसरा है इसका लगाएंगे आप लोग यहाँ पर, करेक्ट आंसर इसका होगा द्विविमीय, क्या होगा इसका, एक द्विविमीय आरेख है। तो तीसरे में यहाँ पर देख, तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके जो आंसर हैं थोड़े यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। तो द्विविमीय इस प्रकार से हम इसका आंसर लिखेंगे। इसके बाद डॉट डॉट की माप है जो आंकड़ों को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौथे का, यहाँ पर लगाएंगे हम चौथे का करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे, चतुर्थक, क्या हो जाएगा, चतुर्थक। तो चतुर्थक तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे। और इसके बाद है हमारा, भारत में हरित क्रांति डॉट डॉट दशक में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पांचवें में, यहाँ पर लगाएंगे 1960, क्या हो जाएगा 1960, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में नई आर्थिक नीति डॉट वर्ष डॉट डॉट में आरंभ की गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर हो जाएगा छठवां है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान है ये कंप्लीट हो चुका है, मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाकर कंप्लीट करा दिया है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न, जो आपका प्रश्न नंबर तीसरा दिया गया। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। यहाँ पर है हमारा प्रश्न नंबर तीसरा। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सत करना है। तो चलिए इनको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें हमारा पूछा गया है ऊंचाई या भार के आधार पर वर्गीकरण
संरचनात्मक वर्गीकरण है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगाएंगे यहाँ पर, पहला हो जाएगा सत्य। इसके बाद है टिप्पणी किसी सारणी पर का अंतिम अंग होता है, तो इसका दूसरे का आप लोग यहाँ पर हो जाएगा सत्य। इसके बाद श्रृंखलाओं की तुलना के लिए मात्र औसत की पर्याप्त नहीं है, तो तीसरा हो जाएगा हमारा सत्य। इसके बाद समांतर माध्य एक स्थैतिक मूल्य है, तो चौथा हो जाएगा हमारा यहाँ पर असत्य। इसके बाद करवी समिति लघु उद्योग समिति 1955 में लागू की गई, तो पांचवा है जो हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा सत्य। इसके बाद विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन 1991 में किया गया, 91 में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर असत्य। ठीक है, तो इस प्रकार हम सत्य सत्य कंप्लीट कर लेंगे। अब आता है हमारा सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो सही जोड़ी को मैं आपको नोटबुक की सहायता से यहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि आपको यहाँ पर समझ में वैसे नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहली है हमारी यहाँ पर जनसांख्यिकीय अभिलेख, तो पहली जो है हमारी ये मिल जाएगी हमारी वाह वाले से। पहली है CSO केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, इससे मिल जाएगी। इसके बाद है छात्र छात्रा की आयु, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूसरी जो है ये मिलेगी हमारी सा वाले से। ठीक है, किससे मिलेगी? सा से, यानी कि यहाँ पर मात्रात्मक वर्गीकरण। इसके बाद सारणी का एक अंग, तीसरा है हमारा, तो तीसरी मिलेगी हमारी यहाँ पर आ वाले से, यानी पंक्ति शीर्षक से आपकी मिल जाएगी आ वाले से। इसके बाद है हमारी चौथी सही जोड़ी, तो चौथी सही जोड़ी है यहाँ पर हमारा बहुलक, तो बहुलक जो है हमारा चौथा ये मिल जाएगा हमारा ई वाले से। ठीक है, MO छोटी ई से मिलेगा। इसके बाद है यहाँ पर चौथे के बाद पांचवा समांतर माध्य, तो समांतर माध्य जो है आपका ये मिलेगा दा वाले से, यहाँ पर दिया गया है आपका पांचवा है ये मिलेगा दा वाले से। X पे आपका ये Y चढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर छठवां है जो हमारा भारत की अर्थव्यवस्था, ये मिलेगा हमारा लास्ट वाले से, या वाले से। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बाद है हमारा जो वस्तु एवं सेवा कर, तो ये हमारा यहाँ पर लास्ट बचा है जो ई वाले से, बड़ी ई से मिलेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर 7वें नंबर का मिलेगा आपका बड़ी ई से। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इस प्रकार से सही जोड़ी कंप्लीट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता दिया है, आपको जिससे आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एक शब्द में उत्तर। अब आपके क्या आते हैं? एक शब्द में उत्तर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, यहाँ पर हमारा है जो एक शब्द में उत्तर। अब हम एक शब्द में उत्तर कंप्लीट करेंगे। तो पहला इसमें पूछा गया है एक विधि जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों की सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, तो उसे, इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगाएंगे यहाँ पर, इसका हो जाएगा सर्वेक्षण। क्या हो जाएगा? सर्वेक्षण। चलिए इसका लिख देते हैं हम। पहले का क्या हो जाएगा? सर्वेक्षण। इसके बाद है हमारा दूसरा, दो चरों के बारंबारता वितरण को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूसरे का द्विचर वितरण, द्विचर वितरण हो जाएगा। इसके बाद है हमारा तीसरा है आंकड़े मात्रा में कम हो तो किस प्रकार का प्रस्तुतीकरण बेहतर होता है? तो तीसरे का करेक्ट आंसर यहाँ पर हम लिखेंगे, वो हो जाएगा आपका पाठ विषयक प्रस्तुति। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा चौथा नंबर का समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र। तो इसमें हम लिखेंगे x y चढ़ाएंगे इस पर, और ये इस प्रकार से बनाएंगे इसको, और n पे आपके बटा में इसका n हो जाएगा। ये हमारा इसका फॉर्मूला है। इसके बाद माध्य का वितरण को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर 5वें का हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब आता है हमारा 6वें नंबर का। 6वां है सेवा क्षेत्र का एक उदाहरण दीजिए। तो 6वें का हमारा हो जाएगा यहाँ पर, तो एक उदाहरण देना है आपको, तो हो जाएगा यहाँ पर परिवहन या आपका हो जाएगा भंडारण। ठीक है, 2 उदाहरण दे दीजिए, कोई भी एक लिख देना। इसके बाद प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें हमारा हो जाएगा यहाँ पर 7वें में हो जाएगा आय कर, या आप संपत्ति कर भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसका मैंने कंप्लीट करा दिया। इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, बस आपके यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं हमारे प्रश्न नंबर 6 दिया गया। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया आपका 2 अंक का प्रश्न है। अब आपके 2 अंक 3 अंक और जितने भी आपके होते हैं सभी आपके यहाँ पर प्रश्न का सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प यहाँ पर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 6 है, तो इसका सॉल्यूशन हम चलिए फटाफट यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है, हम आपको अथवा से सॉल्यूशन बताने वाले हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर गैर आर्थिक क्रियाएं किसे कहा जाता है, अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आप लोग देख तो ये दिया गया है, आर्थिक या गैर आर्थिक क्रियाएं, अनार्थिक या गैर आर्थिक क्रियाएं विक्रियाएं होती हैं। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लेना, इतना टाइम नहीं है कि इसको आपको पूरा रीड करके दिखाएं। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना आप लोग पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। ये हमारा प्रश्न नंबर 6 का अथवा है, जैसा कि हमने आपको बताया कि अथवा सहज सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा बारंबारता आरेख को परिभाषित कीजिए, आयत चित्र को स्पष्ट कीजिए। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। ये हमारा प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, होता है तक। इसके बाद है हमारा जो इसका नेक्स्ट प्रश्न है अथवा। ठीक है, अथवा का आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया है अथवा का, प्रश्न नंबर 7 का अथवा। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 8, बहुदंड आरेख को परिभाषित कीजिए, घटक दंड आरेख को परिभाषित कीजिए। तो प्रश्न नंबर 8 का सॉल्यूशन ये दिया गया है, आप लोग देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका आंसर नोट कर लेना। ठीक है, इसके बाद है हमारा जो प्रश्न नंबर 8 का यहाँ पर अथवा। तो अथवा का आंसर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख लेना, काफ़ी है आप लोगों के लिए। ठीक है, ज़्यादा ये आपको इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना है इसका। तो यहाँ पर हमारा 9वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9, समांतर माध्य को परिभाषित कीजिए, समांतर माध्य की 2 विशेषताएं। तो सेम आपका ये क्वेश्चन है, इसमें आप तो या विशेषताएं कर सकते हो या आप लोग इसमें परिभाषा दे सकते हो। तो ये हमारा इसका आंसर है प्रश्न नंबर 9 और इसका अथवा। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 9 का जो अथवा है। ठीक है, अथवा का यहाँ पर विशेषताएं भी लिख सकते हो आप चाहो तो इसकी विशेषताएं दी गई हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्न आंकड़ों की माध्य का ज्ञात गणना करनी है आपको, इसका बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुलक बहुत ईजी रहता है, जिसमें आपकी सबसे अधिक बारंबारता होती है वही आपका बहुलक होता है। ठीक है, इसमें जैसे कि 5 है आपका। ठीक है, ज़्यादातर वैसे मेरे को 5 ही दिख रहा है इसमें, तो 5 आपका इसका बहुलक होगा। वैसे आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूँ मैं। ये आपका प्रश्न नंबर जो है यहाँ पर 10 का सॉल्यूशन, यहाँ पर 10 का सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पर इसी में कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही ईजी है आपका इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें बहुलक की गणना करनी है आपको, तो ये आप लोग कर लेना। बस आप लोग डायरेक्ट इसमें बहुलक लिख देना 5। ठीक है, सबसे अधिक बार 5 दिया गया आपका, 4 बार 5 दिया गया, तो इसका बहुलक 5 हो जाएगा। इसको आपको इतना ही करना है। ठीक है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। इसके बाद आपका निम्न चतुर्थक का सूत्र लिखिए, उच्च चतुर्थक का सूत्र लिखिए। तो ये आप लोग कर लेना, गूगल कर लेना इसका आंसर। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में स्थापित सूती कपड़ा मिले बर्तन में किन राज्यों में स्थित हैं? सुएज नहर के व्यापार मार्ग खुलने के भारत पर क्या प्रभाव पड़े, 2 बिंदुओं में लिखिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 12 का आंसर यहाँ पर दिया गया है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, जो भी आपके कठिन क्वेश्चन है इन सभी का आपका आंसर दिया गया। जो भी आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ भी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर कर दिया जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 12 का अथवा है। अब देखेंगे अब प्रश्न नंबर जो 12 के बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आयात शुल्क को परिभाषित कीजिए, आयात प्रतिस्थापन का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 13 ये दिया गया है, तो इसका आप लोग आंसर देख पा रहे होंगे यहाँ पर। इसके बाद जो इसका अथवा है ये भी आप लोग कर लीजिए। ठीक है, ये दिया गया है, तो इसका आंसर भी है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 14, सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए, हरित क्रांति की शुरुआत होने के 2 कारण लिखिए। 2 अंकीय प्रश्न है अभी आपके। ठीक है, ये हमारा दिया गया है इसका सॉल्यूशन प्रश्न नंबर 14 का, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में। तो इसका आप लोग देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग यहाँ पर पूरा आंसर पढ़ सकते हो आसानी से। अब हमारा आता है यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, औद्योगिक क्षेत्र के विनियमीकरण के 2 उपाय, भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता के 2 कारण। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 15 का सॉल्यूशन दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हमारा आता है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 पूछा गया, अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की को 3 बिंदुओं में लिखिए। यानी आपका 3 अंकीय प्रश्न अब आपके प्रश्न नंबर 16 से स्टार्ट हो चुके हैं, 3 अंकीय प्रश्न। ठीक है, सांख्यिकी विधियों के प्रयोग के लाभ लिखिए कोई 3। तो प्रश्न नंबर 16 हमारा दिया गया है यहाँ पर। यहाँ से स्टार्ट होता है उत्पादन, वितरण, उपभोग। ठीक है, प्रश्न नंबर अथवा दिया गया सांख्यिकी विधियों के 3 उपयोग, तो लाभ हैं ये आपके, तो इनको कर लेना या आप लोग ऊपर वाला कर लेना, दोनों सरल दिए गए हैं इसके। ठीक है, इसके बाद है हमारा जो प्रश्न नंबर आता है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 है जो हमारा यहाँ पर, ये है व्यययुक्त साक्षात्कार विधि को
तीन बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। टेलीफोन साक्षात्कार विधि की 3 सीमाएं लिखिए। तो यहाँ पर ये हमारा प्रश्न नंबर 17 का देख सकते हो, 3 बिंदु की विधियाँ दी गई हैं इसकी, और टेलीफोन साक्षात्कार की विधि दी गई 3। ठीक है, कोई भी कर सकते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आपका ईजी है बिल्कुल। 3 लाइनें तो आप लोग यहाँ पर 1 सेकंड में याद कर सकते हो। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 है यहाँ पर, स्वतंत्र से पूर्व भारत की जनसंख्या व्यावसायिक संरचना की 3 विशेषताएं लिखिए। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत के विदेश व्यापार की स्थिति 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 ये आपका दिया गया है, इसमें भी हमें 3 पॉइंट लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। तो ये आपका दिया गया है, इसमें आप लोग भाषा बढ़ा देना थोड़ी। ठीक है, इसमें भाषा जो है ऐड कर देना, तभी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। ये आपका थोड़ी थोड़ी यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बता दिया है कि आप लोग इसको जल्दी से याद कर सको, और इसके बारे में आपको ही लिखना है। इसके बाद इसका अथवा जो है यहाँ पर दोस्तों, ये आपका अथवा दिया गया है, इसमें भी आप लोग थोड़ी भाषा ऐड करेंगे, 2 3 3 लाइनें इसमें बढ़ाएंगे। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 18 था। अब हमारा आता है प्रश्न नंबर 19। स्वतंत्रता के पूर्व भारत की जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना की 3 विशेषताएं लिखिए। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत के विदेश व्यापार की 3 बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न नंबर ये आपका ऊपर था, सॉरी, यहाँ पर 1900 क्वेश्चन ये है हमारा। ठीक है, तो 1900 क्वेश्चन क्या है, हरित क्रांति किसानों के लाभ लिखिए किन्हीं 3 बिंदुओं को। भारत में औद्योगिक विकास का 1948 औद्योगिक नीति प्रस्ताव का क्या प्रभाव पड़ा, कोई 3 बिंदु लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 19 हरित क्रांति के लाभ तो यहाँ पर दिए गए हैं, इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद इसका अथवा, तो अथवा का आंसर यहाँ पर 3 बिंदु इसके भी दिए गए हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, क्योंकि आपके इसमें टोटल क्वेश्चन 23 हैं। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। 4 अंक का आपका प्रश्न है। सांख्यिकी नीति निर्माण में सहायक इस तत्व की पक्ष में 4 बिंदु लिखिए। तो प्रश्न नंबर 20 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आप लोग इसको क्रम से वीडियो को देखते जाइए, यहाँ पर मैं धीरे धीरे इसको यहाँ पर निकालते जाता हूँ। ये आपका इसका अथवा का आंसर है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अथवा इसका बहुत ज़्यादा ईजी है, तो इसको आप लोग लिख लेना। इसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कहता है 10 परिवारों की मासिक आय, यहाँ पर देख सकते हो ये आपका, इसमें हमें क्या करना है, माध्य का परिकलन करना है। ठीक है, यह आप लोग चतुर्थक और शतमक उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं आपके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन चतुर्थक एवं शतमक में आंसर दिया गया है। इसका अथवा काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो अथवा मैंने इसका कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 22। भारत में औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु क्या था, कोई 4 बिंदु लिखिए। क्या अंग्रेजों ने भारत में कुछ सकारात्मक योगदान भी दिया था, किन्हीं 4 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। प्रश्न नंबर 22 यहाँ से आप लोग 4 पॉइंट दिए गए हैं, इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद इसका अथवा में भी 4 पॉइंट दिए गए हैं, तो ये भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, मैंने जो आंसर बताया इसका शॉर्ट बताया है, बाकी आप लोग इसमें थोड़ा बहुत आंसर ऐड कर देना। ठीक है, इसके बाद है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, जो कि प्रश्न नंबर 23। सुधार प्रक्रिया के किसी क्षेत्र में दुष्प्रभावित होने के 4 कारण लिखिए। भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता के 4 कारण। तो प्रश्न नंबर 23 का आंसर ये दिया गया है हमारा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बस। इसके बाद हमारा यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर द एंड होते हैं। ठीक है, ये जो था हमारा यहाँ पर क्लास 11 अर्थशास्त्र का पेपर था। अगर आपको और कोई सब्जेक्ट का भी चाहिए तो आप लोग हमें फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका भी हम ऐसे ही फुल सॉल्यूशन के साथ बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। और बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और ये जो आप लोग देख सको, ये अर्थशास्त्र का कंप्लीट हो चुका है, आप लोग फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।